गुड आफ्टरनून प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका नित्यम क्लासेस पर स्वागत है। माय नेम इज सोहन। जैसा प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको करा दिया गया था। उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कशन करेंगे बायोलॉजी विषय के अंतर्गत आने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि जितने भी सजीव पदार्थ होते हैं। अब हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। मैं आपको बताया था कि जो हमारा बायोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायोज और लोगस। बायोज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सजीव, जैव, जीव इत्यादि। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं कि सजीव क्या होता है, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें जीवन होता है वो सजीव कहलाते हैं। अब क्या होता है, सजीव की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ क्वालिटीज होती हैं। जैसे मैं नंबर एक बात करूं कि सजीव के लक्षण क्या होते हैं। नंबर एक बात कि सभी सजीव जनन करते हैं। नंबर दो बात, सभी सजीव पदार्थ उपापचय क्रियाएं भी करते हैं। सभी सजीवों में क्या होती है, वृद्धि होती है। सभी सजीव क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ऐसी बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सजीव को निर्जीव से क्या करती हैं, अलग करती हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ प्रॉपर्टीज ये होती हैं, कुछ क्वालिटीज हैं। अगर मैं बात करूं कि एक एक करके इनसे, नंबर एक मैंने आपको बताया कि जनन को अगर हम डिफाइन करें तो जनन की डेफिनेशन क्या होगी कि अपने जैसी संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है भाई, जनन कहलाता है। जैसे हम जनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्शन जो है हमारा, ये दो वर्डों से मिलके बना है। कौन सा, एक री प्लस प्रोडक्शन। ठीक है, यहां पर री का क्या अर्थ होता है, री का क्या अर्थ होता है, पुनर्, और प्रोडक्शन का क्या अर्थ होता है, उत्पादन, उत्पादन या संश्लेषण। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कि कंप्लीट जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है। जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। देखेंगे हम। नंबर एक बात, मैंने आपको बताया कि जनन के बारे में अगर हम बात करें तो जनन हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा लैंगिक जनन, और एक होता है हमारा अलैंगिक जनन। अब अगर हम बात करें कि लैंगिक जनन की डेफिनेशन क्या होती है और अलैंगिक की क्या होती है, अगर हम इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो क्या होता है कि लैंगिक जनन में क्या होता है, जब दो नर युग्मक संयोजन करके अपने जैसे एक जीव का निर्माण करते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है भाई, लैंगिक जनन बोला जाता है। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि लैंगिक जनन होने के लिए एक मेल की आवश्यकता होती है और एक फीमेल की आवश्यकता होती है, यानी कि दो नरयुग्मक होने अत्यंत आवश्यक होते हैं। अब अगर हम बात करें कि अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जिस प्रकार लैंगिक जनन होने के लिए दो नरयुग्मकों की आवश्यकता होती है, तो अलैंगिक जनन होने के लिए दो नरयुग्मकों की होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। किसी एक जीव द्वारा एक अन्य जीव का निर्माण होने की प्रक्रिया को अलैंगिक जनन हम बोलते हैं।
अब देखिए, अगर हम बात करें कि हमारे की लैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं होती, कौन कौन सी होती है, अगर हम इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें, नंबर एक विशेषता क्या होती है लैंगिक जनन में, कि लैंगिक जनन में नर युग्मक भाग लेते हैं। ये एक बात। नंबर दो बात, मादा युग्मक भाग लेते हैं। नंबर तीन बात क्या है कि यहां पर क्या होता है कि यहां पर लैंगिक जनन में जाइगोट का निर्माण होता है। नंबर चार, लैंगिक जनन में आनुवांशिक लक्षणों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। आनुवांशिक लक्षणों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। नंबर पांच बात करते हैं हम। अभी हम लैंगिक जनन की विशेषताएं के बारे में पढ़ रहे हैं। नंबर पांच बात क्या होती है भाई, नंबर पांच बात क्या होती है कि लैंगिक जनन के दौरान जो बनने वाली संतान है वो क्या होती है, अपने जनक के समान होती है। क्या कहा मैंने कि लैंगिक जनन के दौरान जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने जनक के समान होती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे मनुष्य, ठीक है, मनुष्य इसका क्या है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है, आप मान सकते हैं। वैसे और भी हैं, मनुष्य, गाय, बकरी इत्यादि। तो ये क्या है, हमारे लैंगिक जनन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब अगर हम बात करें कि अलैंगिक जनन क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई अलैंगिक जनन होने के लिए कोई दो पर्टिकुलर नर युग्मकों का होना या युग्मकों का होना आवश्यक नहीं है। इसमें क्या होता है कि किसी एक जीव से एक अन्य जीव का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल के बारे में, हम बात करें कि भाई जैसे हाइड्रा, क्या होता है हमारा, हाइड्रा होता है। ये हाइड्रा क्या होता है कि इसमें दो मेल कैंडिडेट या नर युग्मकों की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, और ये क्या करता है, हमारा हाइड्रा जनन किस विधि से करता है, अलैंगिक विधि से करता है। अब अगर हम बात करें कि अलैंगिक जनन की कितनी विधियां हैं, मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम बात करें कि अलैंगिक जनन की विधियां कितनी है, विधियां। नंबर एक बात, विखंडन। नंबर दो, खंडन। नंबर तीन, मुकुलन। नंबर चार होता है पुनरुद्रभवन। ये सब क्या है भाई, हमारी ये अलैंगिक जनन की कुछ मुख्य क्या है, विधियां हैं। इनमें क्या होता है कि जैसे अगर मैं बात करूं विखंडन की, जो हमारा अमीबा होता है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है भाई, विखंडन विधि से होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसमें विखंडन होता कैसा है, कि अगर हम यहाँ पे अमीबा का कोई डायग्राम बनाएं, यहाँ पे क्या होता है, हमारा ये केंद्रक होता है, बीच में क्या होता है, इसका अपना एक साइटोप्लाज्म होता है, कुछ यहाँ पर फूड वैक्यूल्स होती हैं, खाद्य धानियां होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, विखंडन किस हिसाब से होता है कि सबसे पहले
सबसे पहले इस अमीबा के अंदर इसका अपना जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव्य है, उसका क्या होता है, विखंडन होता है, या उसको क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं भाई, प्लाज्मोगेमी। ठीक है, जब इसका ये जीव द्रव्य दो भागों में टूटता है, और जब इसका केंद्रक दो भागों में टूटता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम भाई, कैरियोगेमी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए, इसी प्रकार से इसी प्रक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको बताया कि जो हमारा सजीव है उसके अपनी कुछ क्या होती हैं भाई, प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर एक बात मैं आपको बता चुका हूं कि क्या होता है, जनन होता है। अब अगर हम नंबर दो की बात करें कि भाई इसकी नंबर दो प्रॉपर्टीज क्या है, मैंने आपको बताया उपापचय। क्या बताया मैंने भाई आपको, मैंने आपको बताया उपापचय। अब अगर हम उपापचय की डेफिनेशन के बारे में जाने कि उपापचय की डेफिनेशन होती क्या है, तो सजीव पदार्थों के अंतर्गत होने वाली जितनी भी जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं भाई, उपापचय कहते हैं। अब जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती कैसी हैं, जैव रासायनिक प्रक्रियाएं में होती हैं कि हम प्रत्येक सजीव पदार्थ के अंदर क्या होता है, कुछ हार्मोन्स का निर्माण होता है, हार्मोन्स का, एंजाइम का, प्रोटीन का, ये क्या होता है, निर्माण होता है। और उसी जैव प्रकार की क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं भाई, उपापचय क्रियाएं कहते हैं। अब ये जो हमारे पास उपापचय क्रियाएं हैं, ये उपापचय क्रियाओं को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। उम्मीद करता हूं भाई डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। दोबारा फिर मैं बता देता हूं कि सजीव पदार्थ के अंदर होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। अब ये उपापचय हमारा दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है भाई हमारा उपचय, और नंबर दो क्या होता है हमारा, अपचय। उपचय को हम क्या बोलते हैं भाई, एनाबोलिज्म, और अपचय को क्या बोलते हैं हम भाई, कैटाबोलिज्म। ठीक है, अब देखिए भाई, अगर हम जाने, अगर उपचय की डेफिनेशन के बारे में जाने, उपचय क्रियाएं क्या होती हैं भाई हमारे, इस उपचय क्रिया में क्या होता है हमारे, सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में जाने, तो सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण ही उपचय कहलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल हम इसके जानते हैं, जैसे प्रोटीन का निर्माण। ठीक है, नंबर दो बात, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, समझ आ गया होगा। मैंने डेफिनेशन में क्या बताया कि सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों के निर्माण को ही हम क्या बोलते हैं भाई, उपचय बोलते हैं। अब इसी प्रकार इधर उपचय में क्या होगा, उपचय सॉरी कैटाबोलिज्म में क्या होगा भाई, कैटाबोलिज्म में जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का निर्माण क्या कहलाता है भाई हमारा, अपचय कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल श्वसन। नंबर दो बात, पाचन। पाचन में क्या होता है भाई, जितने भी हमारे जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं वो सरल भोज्य पदार्थों में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं या टूटते हैं। अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं भाई, अपचय को हम क्या बोलते हैं भाई, विघटनकारी क्रियाएं भी हम इनको बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में क्या होता है,
तोड़ा जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं भाई, विघटनकारी क्रियाएं भी इनको हम बोलते हैं। और इनको उपचय को हम क्या बोलते हैं, इनको हम निर्माणकारी क्रियाएं भी हम इनको बोलते हैं। तो ये क्या बताए, हमारे नंबर 2 हमारा पूरा हो गया है, सजीव का जो लक्षण होता है। अब हम नंबर 3 के बारे में बात करेंगे कि भाई नंबर 3 जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है सजीव की, वो क्या होती है। मैंने आपको क्या लिखा था शुरू में कि जनन, ठीक है, उपापचय। नंबर 3 के बारे में हम बात करें कि नंबर 3 क्या होता है, नंबर 3 क्या होता है, उत्सर्जन। क्या होता है भाई, उत्सर्जन। अब देखिए अगर हम बात करें कि उत्सर्जन की डेफिनेशन क्या है, कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है भाई, उत्सर्जन कहलाता है। अब उत्सर्जन निर्जीव में तो होगा नहीं, ये क्या होता है, सजीव की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। ये डेफिनेशन से आपको समझ आ गया होगा। नंबर 4 अगर हम बात करें भाई हम संवेदनशीलता, संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी हम इसको बोलते हैं। अब ये सजीव का एक अपना एक विशिष्ट गुण होता है, जैसे पर्यावरण में होने वाली प्रत्येक घटनाओं का अनुभव प्रत्येक सजीव पदार्थ करता है। कैसे, अब हम मान के चलते हैं कि अगर अभी क्या होता है, अभी जो हम मान के अभी सर्दी का मौसम है, तो जितने भी सजीव पदार्थ होंगे उनको सर्दी का अनुभव होगा, यानी कि उसके शरीर के अंदर पाए जाने वाले जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, जितनी भी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वो क्या होती है, हमारी एक्टिव रहती हैं, यानी कि उनको उस मौसम का वो अनुभव कराती है। अब देखिए अगर हम यही बात निर्जीव के बारे में लेके चलें, जैसे हम बात करें कि ये हमारा क्या है, ये डस्टर है, क्या है हमारा, ये डस्टर है। इस डस्टर के ऊपर किसी भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं होगा, इसके अंदर कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई संवेदनशीलता नहीं है इसके अंदर, लेकिन सजीव के अंदर होती है, क्योंकि ये क्या है, हमारा निर्जीव पदार्थ है, और मनुष्य क्या है या जीव जंतु और सब क्या है, ये सजीव पदार्थ है, ठीक है। अब उसी प्रकार संवेदनशीलता आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब एक और बात और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे नंबर 5 हम बात करें कि सजीव की और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं भाई, सजीव की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब देखिए पहले आप मेरी एक बात समझ लीजिए कि जितने भी हमारे निर्जीव पदार्थ होते हैं, क्या होता है, उनमें कोई भी सजीव का गुण नहीं पाया जाता, वो अलग बिल्कुल डिफरेंस होती हैं, ठीक है। अब हम नंबर बात करते हैं कि नंबर 5 क्या होता है, हमारे सजीव का गुण क्या हो गया, हमारा जनन हो गया, उपापचय हो गया, संवेदनशीलता हो गया, और क्या होगा हमारा प्रजनन, क्या हो गया, प्रजनन। अब प्रजनन की डेफिनेशन क्या है, कि डेफिनेशन क्या होगी कि प्रत्येक जीव जंतु क्या होता है, प्रत्येक जीव जंतु में संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या होती है भाई, प्रजनन कहलाती है, और ये प्रजनन की क्रिया निर्जीव में नहीं पाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने क्या जाना, बायोलॉजी विषय के अंतर्गत जितने भी हमारे सजीव पदार्थ होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसे इनसे अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं सजीव की, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि आपको अपनी तैयारी के अंतर्गत बायोलॉजी विषय में जितनी भी दिक्कतें आएंगी, वो आपको दिक्कतें आएंगी उसको डायग्रामेटिक समझने में, ठीक है। तो इसी प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हुए हम आगे की क्लास आपकी कंटिन्यू करेंगे। तो नित्यम क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, एक बात है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जब दिमाग है तो ख्याल